गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना रेप्लिकेशन के प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस हैं जिसमें डीएनए से ही डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। रेप्लिकेट कर देना, ऑटो कैटालाइज कर देना डीएनए को ही क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं रेप्लिकेशन में। तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब क्या होता है, किसी भी शुरुआत करना, मतलब कि ऐसा पार्ट ढूंढना डीएनए पर जहां पर क्या हो, जहां पर रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप जो इनिशिएशन में है दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। मतलब सारी जगह रेप्लिकेशन एकदम से स्टार्ट नहीं हो सकती, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स स्टार्ट होना। ओरिजिन की हम एब्रिवेटेड फॉर्म क्या लिखते हैं, ORIC, ओरीसी प्रेजेंट है। तो इस पार्ट को हमारे डीएनए मॉलिक्यूल में रिकॉग्नाइज करना। अब देखो, जैसे हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, तो मान लो ये पार्ट हमारा ओरीसी रीजन है। तो इस पार्ट को हम ओरीसी रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पार्ट में क्या है, स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो रिच होते हैं एडेनिन थाइमिन में। एडेनिन थाइमिन क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि सी और जी में क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, मुश्किल है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो एडेनिन और थाइमिन रिच रीजन होता है हमारा ORC। ये अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। 9 to 12 न्यूक्लियोटाइड से ORC रीजन बना होता है, जो रिच होता है एडेनिन और थाइमिन में, जिसको ब्रेक करना क्या है, आसान है। ठीक है, तो स्पेसिफिक पार्ट है हमारा डीएनए में जिसे हम क्या बोलते हैं, ORC, जहां से रेप्लिकेशन आपकी स्टार्ट होगी। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ORC का कि जो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, उनके अंदर केवल एक ही ORC रीजन है। क्यों, क्योंकि उनका डीएनए छोटा होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। इस तरीके से मिलेगा आपको। तो समझो ये पार्ट आपका ORC रीजन है। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ORC रीजन क्या होते हैं, बहुत सारे। अब इतना लंबा डीएनए जो हमारा है, एक ही ORC रीजन से हमारी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए और एक्यूरेट करने के लिए ORC रीजन क्या है, बहुत सारे प्रेजेंट है। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये बहुत लंबा डीएनए है और एक ORC रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक ORC रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यूकैरियोट्स में मल्टीपल ORC रीजन होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, केवल एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, इसको पहचानना क्या, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसका, एडेनिन थाइमिन रिच पार्ट होता है वो। तो जब ORC रीजन रिकॉग्नाइज हो गया तो सबसे अगला स्टेप क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो ORC रीजन, समझो ये हमारा ORC रीजन था, यहां पर आकर हमारा हेलिकेज आकर जुड़ जाएगा, जो क्या करेगा, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रैंड क्या है, वहां से खुल जाएगा। जैसे मैं कहूं ऐसे हो जाएगा, यहां पर बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जहां पर आपका ORC रीजन था वहां पर बॉन्ड आपका अलग हो गया। किसकी वजह से, हेलिकेज एंजाइम की वजह से। तो वो ओपन अप हो गया। ठीक है, ओपन अप होने के बाद अब इसमें जो टेंशन है, इसको रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम है, टोपोआइसोमरेज। तो हेलिकेज के साथ साथ ही आकर क्या बाइंड हो जाएगा, टोपोआइसोमरेज, टू रिमूव टेंशन फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड। और उनको स्ट्रेटन रखने के लिए कि सीधे के सीधे रहें, फिर क्या आ जाएगी आपकी SSB
प्रोटीन्स आ जाएंगी, SSB प्रोटीन्स यहां पर आकर बाइंड हो जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आइडेंटिफाई करना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, फिर वहां पर ओरिजिन वाली जगह पर डीएनए को अनवाइंड कर देना, जो हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ देना ताकि वो सेपरेट हो जाएं। तो जैसे ही सेपरेशन हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। क्या होगा, प्राइमर ऐड हो जाएगा वहां पर। प्राइमर हमने कल पढ़ा था, प्राइमर क्या होते हैं, छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 5 to 8 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो किसकी हेल्प से ऐड होंगे, प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम है जो हमारे आरएनए मॉलिक्यूल्स को ऐड कराएगा। अब ऐड करवाने वाला प्रोसेस हमने देखना है बच्चे। हमने पढ़ा था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कि हमारा जो डीएनए है 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि एक की डायरेक्शन 3:5 है तो दूसरे की क्या होगी, 5:3। इस डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होते हैं, इस डायरेक्शन में ये बाइंड होते हैं, एंटी पैरेलल है। तो जब डीएनए ओपन हो रहा है बच्चे, तो एक एंड 3 एंड आएगा उस तरफ और दूसरे का क्या आएगा, 5 एंड आएगा। अब ऐसे ही आरएनए मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। हमने ये पढ़ा था कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं, 5:3 एंड, कि जब हमने यहां पर नाइट्रोजनस बेस था, इधर मेरा फॉस्फेट प्रेजेंट था। ये कौन सा कार्बन था, 5 कार्बन। 3 कार्बन पर क्या प्रेजेंट था, मेरा OH, जो अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा था, फिर ये OH। ठीक है, ये हमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग पढ़ी थी। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 एंड तो फ्री है, बॉन्डिंग फॉर्मेशन कहां पर हो रही है बच्चे, 3 एंड पर हो रही है। बॉन्डिंग फॉर्मेशन हमेशा कहां पर होती है, 3 एंड। तो जो अगला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो किस साइड ऐड होगा, 3 एंड की तरफ ऐड होएगा। कहां होएगा, 3 एंड की तरफ। तो मतलब एक्सटेंडिंग पार्ट हमारा हमेशा कहाँ रहता है, 3 एंड की तरफ, क्योंकि यहां से ही OH अगले फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो प्राइमर हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही ऐड होगा। अब हमने ये देखना है कि यहां पर हमारा डीएनए ओपन हुआ, ये 3 एंड है बच्चे, तो इस 3 एंड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आ जाएगा, 5 एंड आ जाएगा, और ये इधर न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएगा। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो जाएगी। अब हम इसका देखते हैं, ये 5 एंड है बच्चे, ये इसका 3 एंड है। मान लो हम यहीं पर 5 एंड टू 3 एंड ऐड करा देते हैं यहां पर, तो क्या इधर न्यूक्लियोटाइड है, नहीं है। क्या सिंथेसाइज होएगा, कुछ नहीं। तो प्राइमर कहाँ ऐड होगा, इस तरफ ऐड होगा, ताकि ये स्ट्रैंड हमारा सिंथेसाइज हो सके। ठीक है, तो हमेशा प्राइमर किधर ऐड होगा, 5:3 एंड की तरफ, क्योंकि 3 एंड शुड बी फ्री टू ऐड न्यूक्लियोटाइड। 3 एंड फ्री होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराने के लिए। ठीक है, तो प्राइमर हमेशा 5:3 की एंड डायरेक्शन में ऐड होगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमेस। एक और चीज हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है, जैसे मान लो मैं अनवाइंडिंग की बात कर रही हूँ, मेरा ये डीएनए इस डायरेक्शन में ओपन अप हो रहा है। ठीक है, तो जब ये ओपन अप हो रहा है, एक स्ट्रैंड तो सही डायरेक्शन में ओपन होगा और दूसरा क्या होगा, आधा आधा ओपन होता रहेगा। जैसे अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, इलोंगेशन। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें क्या हुआ, ओरिजिन को रिकॉग्नाइज किया हमने, डीएनए अनवाइंड किया, अनवाइंड करते ही हमने क्या ऐड करा दिया, प्राइमर ऐड करा दिया, ताकि हमारे न्यूक्लियोटाइड अब ऐड हो सके, मतलब हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो सके। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आरएनए क्यों आता है, क्यों आता है आरएनए, क्योंकि आरएनए की बॉन्डिंग कराना
अनवाइंड स्ट्रैंड के साथ क्या होती है, इजी होती है, क्योंकि आरएनए इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है दैट इज इलोंगेशन। इलोंगेशन कराने के लिए कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराएगा कहां पर, 3 एंड ऑफ द प्राइमर। देखो यहां पर हमने प्राइमर ऐड करवाया, प्राइमर का ये 5 डायरेक्शन और ये क्या है 3 एंड डायरेक्शन। 3 एंड हमेशा क्या रहेगी, फ्री टू ऐड। यहां पर एक और न्यूक्लियोटाइड आ गया, फिर इसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ये न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस स्ट्रैंड ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर। लेकिन आप देखोगे कि जैसे मान लो पहले मेरा डीएनए सिर्फ इतना खुला था, तो यहां तक डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा इलोंगेशन में। ऐसे यहां पर प्राइमर ऐड होकर इतना सिंथेसाइज हो जाएगा। अब दोबारा यहां से डीएनए खुलेगा, पहले मेरा सिर्फ इतना डीएनए खुला तो स्ट्रैंड ये इधर से ऐसे बन गया और इधर से ऐसे बन गया। क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कौन से एंड से सिंथेसाइज करता है, 5 एंड से 3 एंड की तरफ, ये डायरेक्शन चलेगी। कौन सी, 5 to 3 एंड, क्योंकि 3 एंड ही फ्री होता है टू ऐड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराने वाला पोर्शन कौन सा है, 3 एंड है। तो जब मेरा ये इतना ऐड हुआ तो ये सिंथेसाइज हो गया। अब मेरा ये यहां से खुलकर यहां तक बढ़ गया, मतलब इतना पोर्शन और खुल गया। तो यहां पर तो बच्चे आप देखो ये 3 एंड है, ऐड होते चले जाएंगे, सीधे बनते चले जाएंगे। लेकिन इधर देखो यहां पर प्राइमर था, यहां पर क्या था, प्राइमर था। दोबारा से यहां पर प्राइमर ऐड होगा और फिर ये जो बाद में खुला है पार्ट डीएनए का, फिर ये सिंथेसाइज होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि एक स्ट्रैंड तो सीधा लगातार बनता चला जा रहा है, उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीड कर रहा है वो। जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में बन रहा है, इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, पीछे रह गया है। और ये जो छोटी छोटी स्ट्रैंड्स बन रही हैं या फ्रेगमेंट्स बन रही हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। मतलब साइंटिस्ट का नाम है, जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बताया था कि एक स्ट्रैंड तो बिल्कुल स्ट्रेट विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी बनता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड क्या है, डिसकंटिन्यूअस बनता है। मतलब इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये लगातार नहीं चल रहा, बीच बीच में क्या आ रहे हैं, जितना ओपन अप हुआ वहां पर प्राइमर ऐड हुआ, ये सिंथेसाइज हो गया। फिर थोड़ा और ओपन हुआ, प्राइमर ऐड हुआ, सिंथेसाइज। अब ये आगे ओपन होगा तो ये तो लगातार इधर चलता रहेगा, क्योंकि इधर इसका कौन सा एंड है, 3 एंड है, तो ये तो लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन जब ये इधर से खुला तो यहाँ पर दोबारा प्राइमर ऐड होगा और इधर इसकी 3 डायरेक्शन है, तो अगले प्राइमर तक वो सिंथेसाइज हो जाएगा। तो एक स्ट्रैंड तो बच्चे लगातार बन रहा है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। जबकि दूसरा स्ट्रैंड है हमारा क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो प्राइमर है या हम कहें डीएनए पॉलीमरेज 3 है, वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड को कौन सी डायरेक्शन में ऐड कराता है, 5:3 की एंड में ही ऐड कराएगा। मतलब यहां पर इसका 5 एंड है, ये इधर चलता चला जाएगा। अब इधर तो 5 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, एंटी पैरेलल 3:5। लेकिन एडिशन कहां से होनी है, 5:3, तो इधर से बनना शुरू होएगा। इधर से बनना कब बनेगा, जब वो खुलेगा। तो पूरा वो खुल नहीं रहा है, इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में ये बनता चला जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो हमारा इलोंगेशन का प्रोसेस है, जिसे डीएनए पॉलीमरेज 3 करवा रहा है, वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूअस बना रहा है, जबकि दूसरा क्या बना रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस बना रहा है। ठीक है, जब ये एडिशन कर रहा है तो ये एडिशन होती चली जा रही है। फिर जब आपकी रेप्लिकेशन बिल्कुल अगले ओआरसी रीजन तक पहुंचेगी,
तब हम उसको कंप्लीट कहेंगे। तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ये स्ट्रैंड बन गए समझो। अब हमारे पास एक तो ये ऐसे बन गया बिल्कुल, एक कैसे बना हुआ है, ये प्राइमर, एक स्ट्रैंड हमारा ऐसे बना हुआ है, इसको हम लीडिंग बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, लैगिंग। तो अब हमने ये प्राइमर्स रिमूव करने हैं, यहाँ से प्राइमर हटा देने हैं, और जितना पोर्शन हमारा प्राइमर का था वहां पर हमने डीएनए वाले ही न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाने हैं। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1, जो प्राइमर्स को रिमूव करेगा और सिंथेसाइज करेगा न्यूक्लियोटाइड। कौन से, डीएनए वाले, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ही ऐड करवाएगा वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐड हो गए, तो ये मेरी फ्रेगमेंट कैसे बन जाएंगी, अब ऐसे बन गई। इनके बीच में अभी बॉन्डिंग नहीं है, तो अब इनके बीच में आपने क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग करानी है। उसमें कौन मदद करेगा, डीएनए लाइगेज, जो ज्वाइन कर देगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स टू फॉर्म कंप्लीट स्ट्रैंड। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड तो हमारा लगातार बन रहा है, जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है उसके साथ दो और एंजाइम काम करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए लाइगेज, जो फ्रेगमेंट्स बनी हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इलॉन्गेशन होने के साथ साथ जब डीएनए पॉलीमरेज 3 काम कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, वो साथ साथ एक और काम करता है, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। मतलब वो रीड करेगा, साथ साथ चेक करेगा क्या मेरा सही न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हुआ है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर ए है तो सामने क्या आना चाहिए, टी, यहाँ पर जी है तो सामने क्या आना चाहिए, सी। इसे ही हम राइट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, मतलब हमारी रीडिंग क्या है, वो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर जी है और यहाँ पर टी ऐड हो जाए तो ये क्या है, ये गलत है। हमने क्या चेक करा कि ये गलती आ गई है हमारी, अब हमने इस गलती को ठीक करना है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डीएनए रिपेयर। प्रूफ रीडिंग क्या है, चेक करना कि कोई गलत तो नहीं, अगर गलत मिलता है तो उसको ठीक करना क्या कहलाता है, डीएनए रिपेयर कहलाता है, ताकि मेरा सही टाइप, अब जी के सामने क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ताकि मेरा सही न्यूक्लियोटाइड वहां पर ऐड हो सके। तो जो लास्ट स्टेप होता है हमारा, दैट इज प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर, कि सही न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तभी हमारे डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने की जो क्या है, कि जो प्राइमर है और डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो कौन सी डायरेक्शन में काम करते हैं बच्चे, 5:3 की डायरेक्शन में। इसी वजह से एक स्ट्रैंड तो हमारा कॉन्टिन्यूअस चलता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड क्या है हमारा, डिसकॉन्टिन्यूअस चलता है। तो हमारे दो डिफरेंट तरीके के स्ट्रैंड बन रहे हैं, जो बाद में डीएनए लाइगेज और पॉलीमरेज 1 की हेल्प से कंप्लीट स्ट्रैंड बना देंगे। तो अब हमारे जब ये दो डीएनए कंप्लीट हो गए तो क्या बनेगा, हमारा दो नए स्ट्रैंड बन जाएंगे हमारे एक ही डीएनए से। तो हमारे एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। तो इस रेप्लिकेशन में आपने क्या देखा, यहाँ पर जैसे आपका फॉर्क होता है, कांटा होता है, उस तरीके से हमारा डीएनए ओपन हो रहा है इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रोसेस को, ओपनिंग ऑफ डीएनए टू फॉर्म एन ओपन स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे कि क्या ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस का नेचर क्या है, नेचर की कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। थैंक यू।